सर शुरुआत के कुछ अटेम्प्ट में तो प्लान बी के बारे में नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी पहले 3 अटेम्प्ट में मैंने नहीं सोचा था। आप अभी एक ही चीज़ पे फोकस करो, या तो यूपीपीसीएस दे रहे हो तो यूपीपीसीएस पे करो, या यूपीएससी कर रहे हो तो उस पर ही फोकस करो। ये भी एग्ज़ाम है, ईपीएफओ का ये भी भर दिया, आरबीआई का निकला फॉर्म उसका भी भर दिया, तो ये मैंने ख़त्म करके फिर यूपीसी प्री भी स्किप करके प्रॉपर यूपीपीसीएस में फोकस किया। हिंदी के लिए तो पापा, जैसे मैं 1 घंटा पढ़ता था और शाम को पापा को ये मुहावरे विलोम शब्द ये सुना देता था। तो कैसे हो हर्ष? कैसे हो भाई? सही हूँ सर। अभी तो सही हूँ, अभी घर आया हुआ था तो अभी अच्छा, दिल्ली वापस होम आऊंगा। टाउन कहाँ कहाँ? सोनभद्र के हो ना आप? हाँ वैसे तो मथुरा का हूँ, बट अभी पापा यहाँ कोल इंडिया में सर्विस करते हैं तो इधर ही स्कूलिंग वगैरह सब इधर ही से हुई है। सोनभद्र से ही भी हैं? हाँ। खूब कोल इंडिया लिमिटेड का भागीदार रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड आपके सक्सेस में है। जी सर। गुड। अब मदर क्या है? होम मेकर है? हाँ मदर होम मेकर। अच्छा, और क्या है फैमिली के बारे में कुछ हल्का सा बताओ। छोटी बहन है, वो अभी उसने एमबीबीएस किया था लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, तो अभी वो पीजी की प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा। तो हम 4 लोग हैं फैमिली में तो। अच्छा, और आपने ग्रेजुएशन वगैरह इंजीनियरिंग की है ना? आपने कहाँ से की है? मैंने बिट्स पिलानी से किया था इंजीनियरिंग। अच्छा, विच ईयर? 2015 में ज्वाइन करके 2020 में ग्रेजुएट किया था। अच्छा, कंबाइंड कोर्स था क्या कुछ? हाँ इंटीग्रेटेड कोर्स था, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएससी केमिस्ट्री। अरे बाप रे, ये तो बहुत अलग चीजें हैं। हाँ सर, वो उसमें एडमिशन एमएससी वाले उससे हुआ था। जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, तो टेक्नोलॉजी और साइंस का कॉम्बिनेशन। जैसे आईआईटी में जो इंटीग्रेटेड कोर्स हैं वो बीटेक प्लस एमटेक वाले हैं, अच्छा। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो इसमें ऐसे दैट इंटीग्रेटेड। इज क्वाइट कूल। ये सीख के हिसाब से बढ़िया है। यस सर। गुड, नाइस। तो बिट्स के बाद फिर यूपीएससी की भी तैयारी की है अभी? फिर सर मैं जेपी मॉर्गन चेज में 15 महीने काम करा मैंने। फिर उधर से रिज़ाइन किया था 2022 में। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट 2022 में ही दिया था यूपीएससी का। हम्म। फॉर्म तो यूपीपीसीएस का ही भरा था, लेकिन वो यूपीएससी के 1-2 हफ्ते के आगे पीछे रहता था तो वो दे नहीं पाता था। अच्छा। और यूपीएससी में तो सर 3 अटेम्प्ट हुए तो 3 में नहीं हुआ कुछ अच्छा, नेगेटिव रिजल्ट था। फ्री में? हाँ प्री में ही अटक जा रहा था मैं बार बार। एक बार जीएस का भी क्लियर हुआ तो उस टाइम सी सैट में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके, और 2 नंबर से सी सैट रह गया था हाँ, 23 वाले अटेम्प्ट में। उसका फिर पेपर थोड़ा वैसे ही आ गया था। उसमें एक्चुअली प्रैक्टिस कर ली होती तो हो जाता। वो रैंडम सा पेपर आ गया था और वो थोड़ा हाँ ऐसा इमोशनल भी था। एक हाँ। क्वेश्चन भटक गया, 10 मिनट चले गए वहां पे कि यार डूएबल ही तो है, हो जाएगा। यस सर, यस सर, पूरी तरह से मैथ्स पर डिपेंडेंट रह गए और फिर हाँ। हो गया। फिर तो लास्ट अभी एट प्रेजेंट में आप कहाँ पे थे जब रिजल्ट आया भाई? तो 29 को? ये घर पे ही था, 24 को मैं घर पे आ गया था। अच्छा, तो वापस से एग्जाम यूपीपीसीएस का नहीं दे रहे थे या प्लान किया था वापस से देने का यूपी को? इस बार किया था, बट लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि मेंस और मतलब यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी का प्री ऑलमोस्ट 1 महीने गैप पे था। हाँ हाँ। पिछले साल मैंने स्किप कर दिया था यूपीएससी का प्री। फिर इस बार मैंने फिर से वो मंथ कैलकुलेट किया कि कब मेंस हो सकता है, तो वापस से वो 1 महीने का गैप आ रहा था, तो मैंने प्री बहुत ऐसे ही दे दिया था, ज़्यादा वैसे नहीं किया था कि हुआ नहीं भी तो भी चलेगा। अच्छा, तो इस बार का आप यूपीएससी दे रहे हो बट हाँ सीरियसली? इस बार का दे रहा हूँ। गुड। बढ़िया है। क्या है ऑप्शन यूपीएससी में आपका? मेरा एंथ्रोपोलॉजी। तो दिन भी अच्छे चल रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी के तो। हाँ। इस बार तो अच्छा अच्छा स्कोर आया है। एक अनिकेत नाम का बच्चा है हमारा, 48 कुछ रहा, 315 नंबर है यार उसके। हाँ 316 के अराउंड है कुछ। हाँ। बढ़िया। और वैसे भी मतलब सिर्फ एक के नहीं, और भी बच्चों के हाँ अच्छे काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं हाँ। दोस्तों में। चलो, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम कंपोनेंट ऑफ दिस। तो ये यस। बता भाई सबसे पहले कि ये जो पीसीएस का रिजल्ट आया, तो एक्सपेक्टेड था होगा नहीं होगा? क्या कुछ सोचा था? कुछ कुछ दिमाग में चल रहा था कि नहीं होगा तो क्या बैकअप प्लान बनाऊंगा, होगा तो क्या बनाऊंगा? ऐसा कुछ उतनी प्रायोरिटी दे रहे थे यूपी पीसीएस को कि होल सोली फोकस यूपीएससी में ही बैठा हुआ था? सर 3 अटेम्प्ट यूपीएससी में, 3 अटेम्प्ट के बाद फिर थोड़ा बहुत इधर आने लग गया था, शिफ्ट होने लग गया था। क्योंकि ये था कि बहुत अनसर्टेनिटी है इसमें, यूपीएससी यूपीपीसीएस इस फील्ड में ही बेसिकली। तो हम्म। 3 साल से लगातार कर, 3 या 4 साल हो गए तो लगातार करते करते एक सॉर्ट ऑफ एक सक्सेस चाहिए होता है। बहुत लगातार फेलियर से ना बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है।
कंटिन्यू करने के लिए। तो थोड़ा सा फोकस हो गया था लास्ट ईयर जब प्री का रिजल्ट आया और मेंस लिखने के लिए पहली बार मिला, तो तब से थोड़ा मैं सीरियस हो गया था। उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मेंस ठीक गया था। और दो तीन सब्जेक्ट्स जिस पे लग रहा था कि इस पे मार्क्स काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं, उस पर ध्यान दिया था। फिर जब इंटरव्यू कॉल आया तो मेरे को लगा कि हाँ, उसमें मेरे ख्याल से अच्छे नंबर आए हैं, तभी कॉल आया है। थोड़ा फिर एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट के लिए बढ़ी थी कि लिस्ट में तो नाम शायद होना चाहिए। अब कितना ऊपर कितना नीचे उसका तो गारंटी नहीं, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ हल्का फुल्का चांस लग रहा था कि हाँ होना चाहिए इस बार तो शायद, ऐसा था। और अब जब फाइनली रिजल्ट आया तो घर पे बात हुई होगी। वैसे तो यू कम्स अप विद अ वेरी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड। देखो, बिट्स पिलानी इज नॉट एन इजी गेम, आई नो। हम्म। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे पता है बिट्स में क्या है, फिर बिट्स के बाद जॉब में क्या है, उस जॉब को छोड़ना क्या होता है। यस तो सर। वो उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट रहा होगा ऑब्वियसली, तभी अपन ये सब कर पाते हैं। तो यस फिर सर। जब फैमिली, फिर उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है कि एक तो बच्चा जॉब करे तो खुश भी रहेगा, फाइनेंशियली भी ठीक रहता है, और बात सेटल वेटल करने के हिसाब से भी फैमिली अपने हिसाब से सोचती है। तो यस वहां सर। अगर सपोर्ट मिलता है फैमिली का, तो फिर जब रिजल्ट आता है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। तो ये यस इसके रिगार्डिंग हल्का फुल्का पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आगे का क्या है? सर, पूरे जर्नी में सर मतलब थोड़ा प्रिविलेज था कि कुछ फाइनेंशियल साइड पे मेरे को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पापा ने कभी ऐसा कुछ प्रेशर फील होने भी नहीं दिया, पापा मम्मी के साइड से, कि कुछ मेरे को इतनी इतने ही इतना ही टाइम पीरियड मिलेगा पढ़ने के लिए, इतने में ही कुछ करना है। और फेलियर हुआ भी तो कुछ ऐसा प्रेशर नहीं था कि नहीं नहीं ये क्यों हुआ, ये ऐसा कुछ था नहीं। तो उस साइड से कुछ प्रेशर फील नहीं हुआ, और प्रिविलेज था कि कुछ खुद से करने की बजाय मैं मतलब अपना बस केवल पढ़ाई में ही फोकस कर सकता था, एकमात्र फोकस यही था। और फैमिली का और फ्रेंड्स का भी सपोर्ट था काफ़ी। जो दिल्ली में और जो कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे, वो उनका रिपीटेड सपोर्ट, उसके उसके बिना इतनी लंबी जर्नी पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा टाइम में गिव अप कर देते हो। फिर तो सर यही था, मतलब इसके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो सकता। अब रिएक्शन जैसे रिजल्ट आया तो काफ़ी खुश हुए सब घर पे, काफ़ी घर पे ही हूँ अभी तो। घर पे फिर रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी खुश हैं। फिर आना जाना वो लग ही जाता है। वो एक एक 10-15 दिन की एक साइकिल आती है जहाँ अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है और आसपास वाले लोग आते हैं, और मतलब वो एक ठीक ठाक सा एक खुश वाला माहौल होता है। बट उसमें तो तैयारी भी करनी है तुझे, फिर मैनेज कैसे कर पा रहा है यूपीएससी की तैयारी? क्योंकि अपने को तो पता है ना, 2 महीना मेन है। सर अभी आ रहा हूँ 6 तारीख को वापस, इसलिए बस 2 हफ्ते के लिए आया था घर पे। तो आपसे ही बस अब गाइडेंस चाहिए सर। अच्छा, फिर ठीक है। मतलब ये एक, देखो वैसे तो बहुत मेहनत के बाद जब रिजल्ट आता है तो वी शुड सेलिब्रेट, बट फिर अपन टीचर भी तो हैं, तो अपन को ये पता होता है कि किस टाइम पे सेलिब्रेट, अगर आगे एक और सीढ़ी जाना है तो इट्स अ नाइस स्ट्रैटेजी। आई एम हैप्पी फॉर दैट कि आप इसको थोड़ा सा पीछे डाल के और अपन फिर तैयारी में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। एक सवाल थोड़ा ऐसा रहेगा कि शायद तुझे ऑड लग सकता है भाई, हम्म। कि यूजुअली पीसीएस को कंसिडर किया जाता है प्लान बी। हम्म। मतलब ए प्लान होगा तो बी प्लान जाएंगे। तो काफी सारे बच्चे जब शुरुआत में सोचते हैं तो दे डोंट थिंक अबाउट प्लान बी। हर कोई तो मतलब ऐसा फर्स्ट प्लान पे ही प्रायोरिटी रखता है। तो ये जो 2-3 प्रीलिम्स नहीं होने के बाद में आपने सोचा पीसीएस एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर आपको जेन्युइनली, मुझे जेन्युइनली लगता है कि एसडीएम अपने होम स्टेट में बनना इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन कंपैरिजन टू मल्टीपल सर्विसेज गिवन बाय यूपीएससी। यस सर। तो आपके मन में ये बाद में आया, इट वाज एक्चुअली अ प्लान बी और इट वाज अ पैरेलल थिंकिंग, और जो बच्चे हैं उनको कैसे सोचना चाहिए? सर शुरुआती कुछ अटेम्प्ट में तो प्लान बी के बारे में नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी पहले 3 अटेम्प्ट में मैंने नहीं सोचा था। फिर जब इस बार चांस मिला कि पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स के बहुत बाद में है, जैसे दिसंबर में था, तो पहले ओवरलैप करता था प्री के साथ, यूपीएससी प्री के साथ। तो वो दे ही नहीं पाता था क्योंकि उसमें कुछ कुछ यूपी का पार्ट भी पूछते हैं। लेकिन इस बार जब चांस मिला तो फिर मैंने सोचा कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए प्रिपेयर करते हुए। तो इस पर ध्यान देना चाहिए प्लान बी पे। तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हर कैंडिडेट को एक बार अपने से इवेलुएट करना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, और जो उसकी परफॉर्मेंस हो रखी है यूपीएससी में या जिस जिस एग्जाम को भी वो प्लान ए समझ रहा है, वो किस पॉइंट पे है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेना चाहिए कि प्लान बी के बारे में पहले सोचें अब। अच्छा, तो अभी जो बच्चे, जैसे यूपीएससी में है थोड़ी अनसर्टेनिटी, आई टू एग्री विद दैट।
बट अभी और अब तो यूपीपीसीएस भी थोड़ा सा अलाइन हो रहा है यूपीएससी की तरह ही। मेंस तो मोटा मोटी सेम सेम सा ही है, पहले चारों पेपर तो एकदम ही सेम है मोटा। फाइव यस। सिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब अगर मैं क्वांटिफाई करके बोलूँ तो इट्स रफली 1.5 महीना और एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको बस। यस सर, बाकी यस। सब तो यही वाला है, 1.5 मंथ्स के आसपास में, मतलब ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। तो यस, यस और सर। प्रीलिम्स भी थोड़ा यूपीएससी की तरफ अलाइन हो रहा है। हम्म। तो अगर आप ये जो अभी आगे फ्यूचर देख पा रहे हैं, यूपीपीसीएस का वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा हैं और सब कुछ है, तो अब अगर जो बच्चा 6 दिसंबर को प्रीलिम्स लिखेगा, जो नेक्स्ट यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, उन बच्चों को अगर आप कुछ प्रीलिम्स का गाइड करना चाहें या मींस का बताना चाहें कि भाई ये 8 महीने ऐसे या 9 महीने ऐसे तोड़ो, तो वो क्या सजेशन हो सकते हैं उनके लिए? उसमें भी दो तरीके के बच्चे होंगे, मैं चाहूंगा कि दो में तोड़ के बताना। एक, जिन्होंने हम्म। 2-3 मेंस लिख लिए हैं या 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं, पीसीएस में दे चुके हैं, पुराने खिलाड़ी जिनको बोला जाता है। और एक हम्म। एकदम नए खिलाड़ी होंगे जिनका या तो पहला अटेम्प्ट होगा या बस दूसरा अटेम्प्ट होगा मल्टीपल हम्म। एग्जाम्स के बाद। तो उन दो को अगर तोड़ के बता पाओ। सर जैसे अभी 8 महीने बचे हैं दिसंबर के लिए, जो प्री होने वाला है 2026 का, और वैकेंसीज काफ़ी हैं, तो चांस अच्छा है। एटलीस्ट 2027 तक, तो जब तक इलेक्शंस हो रहे हैं यूपी में, जब नेक्स्ट इलेक्शंस जो आ रहे हैं, तो चांस अच्छा है। तो इन 8 महीने को, जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जो मल्टीपल मेंस लिख चुका है, इंटरव्यू दे चुका है, प्री निकल जाता है हर बार, तो उसके लिए 6+2 में ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी वो मेंस पे फोकस करे 6 महीना, और प्री के 2 महीने पहले वो प्री पे शिफ्ट हो सकते हैं। और जो थोड़े नए हैं, जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में या प्री नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, उनके लिए 5+3 कर सकते हैं। तो अभी 5 महीने मेंस पे फोकस करें। कुछ जो नई चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी है, हिंदी यूपीएससी में कुछ वैल्यू नहीं रखते, जबरदस्त बस क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ पे मार्क्स की बहुत वैल्यू है हिंदी की। फिर GS 5 6 पूरा नया है। तो इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें ये 5 महीने में, उसको इम्प्रूव करें। बाकी जो 3 महीने हैं उसमें फिर जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करें। तो ये इस तरह से ब्रेक डाउन करके अच्छे से टारगेट कर सकते हैं दोनों स्टेज को। अच्छा, अब अगर मैं आपके बुक्स पे आऊंगा कि आपने प्रीलिम्स वाले पार्ट में क्या एक तो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ में हो जाती है, तो यस मतलब सर। वहां भी हम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, यहाँ भी हम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसके अलावा में अगर आपने कुछ और सोर्सेज जो दिए हों और आपको हेल्प किया हो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, या बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए? सर प्रीलिम्स में जो मेनली हेल्प किया है वो सर घटना चक्र जो बुक है, जिसमें एमसीक्यू के कलेक्शन होता है, उसमें उससे काफ़ी हेल्प हुई। और सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एक तो प्रैक्टिस हो जाती है उससे। और कुछ कुछ क्वेश्चन हल्का फुल्का चेंज करके एज इट इज़ आ जाते हैं। तो जब मतलब इतने कम टाइम में 150 क्वेश्चंस करने हैं ना, तो वो क्वेश्चन अगर आपने पहले से देख रखा है तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और तुरंत टाइम भी बच जाता है उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने नहीं देखा है, फ्रेश क्वेश्चन है, उसमें आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो घटना चक्र से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कितने नंबर ऑफ आवर्स आपको लगता है कि जैसे मानो 4 महीने जो अपन ने बताया किया तो 3 महीने आपको प्री को देने चाहिए, तो कितने क्वेश्चंस आपको लगता है कि पर डे में सॉल्व करना चाहिए? क्या 150 क्वेश्चन डेली सॉल्व करोगे 70-80 दिन तक, या दिन में 2 टेस्ट दो, या मतलब एग्जैक्टली क्या आपका सजेशन रहेगा इसमें भाई? सर इसमें भी जैसे जो नए कैंडिडेट्स हैं सर, वो पहले पार्ट पार्ट टाइप जो टेस्ट होते हैं, जो जैसे पॉलिटी में प्रेसिडेंट का हो गया, फंडामेंटल राइट्स का हो गया, पहले उस पर फोकस करें। तो उसमें 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस कर लिए। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं सर, वो फुल लेंथ दे सकते हैं। और ज़्यादा टेस्ट भी नहीं देने, क्योंकि वो टेस्ट को एनालाइज भी करना है। तो एक थोड़ा बहुत एक ऑप्टिमम रेशियो लेके चलना है कि टेस्ट दिया उसके बाद उसको देखना है कि क्या गलत हुआ, उसको बुक से जाके वापस से पढ़ना। तो ज़्यादा टेस्ट भी देने नहीं देने हैं, और ऐसा भी नहीं कि रिवीजन ही करते रहें। तो हफ्ते में जैसे आपने संडे तो टेस्ट देना ही देना है, बीच में एक और दिन चूज कर लीजिए। बस 2 टेस्ट एक वीक में, आई थिंक इट सफाइसेस। इसके कुछ नोट्स वोट्स भी बनाए थे क्या आपने जब घटना चक्कर के टेस्ट लिखे होंगे, तो छोटे समरी नोट्स या नहीं कुछ सर, बस आपको? वो घटना चक्र में ही ऐसे रेड पेन से मार्क कर लिया, जो क्वेश्चन मेरे को लगा कि मैं भूल जा रहा हूँ या इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आता। तो बस उसको करके, और फिर प्री से 15-20 दिन पहले बस वो रेड वाले जो मार्क क्वेश्चंस थे उनको एक बार और रिवाइज कर दिया था। अच्छा, तो प्री के रिगार्डिंग अपन ने कोई समरी नोट्स नहीं बनाए थे? नहीं नहीं सर, वो तो बस जैसे लक्ष्मी पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, तो उससे एक बार रिवाइज कर लिया। फिर साइंस सेंटर तो पूरा उससे ही किया था। हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट उसी से किया था। अब जो यूपीएससी के मेरे जो जैसे जैसे मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, तो वहाँ से रिवाइज कर लिया। फिर घटना चक्र में जितने क्वेश्चंस हैं, आप उनमें से कोई भी एक कर सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र ने ऑलमोस्ट सारे बेसिस कवर कर रखे हैं। सब एरिया से क्वेश्चंस हैं उसमें, तो या तो आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लो या वैसे कर लो थ्योरी से, एक ही बात हो जाती है वो।
इसमें ल्यूसेंट वगैरह भी रेफर की थी क्या आपने पीसीएस के लिए? हाँ सर, ल्यूसेंट हिस्ट्री के लिए रेफर करी थी, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट रेफर करी थी। अच्छा कंटेंट है उसका, क्रक्स में करके आयोग के हिसाब से बढ़िया। उसका जो एक जगह बॉक्स है से ना। मिल जाता है, रटना हाँ तो हाँ, पड़ता है बट हाँ। हम्म। और मेंस में क्या स्ट्रेटेजी रही है भाई, मेंस आंसर राइटिंग की या मेंस की इन जनरल अप्रोच? क्या कुछ आपने किया, क्या कुछ बच्चे को करना चाहिए? सर मेंस में सबसे पहले तो जब हुआ तो फर्स्ट टाइम तो मेंस ही दे रहा था मैं। तो पहले मैंने ये नोटिस किया कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत वेरिएशन वाले हैं मार्कशीट देख के बच्चों की। तो GS 4, 5, 6 और हिंदी, ये चार पेपर थे 8 में से जिसमें बच्चों के मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे। हम्म। और GS 1, 2, 3 में और ऐसे में ऑलमोस्ट सिमिलर से मार्क्स थे, ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, टॉपर और जो सेलेक्ट नहीं हो रहा उन सबके। तो इन चार पे फोकस करना था। अब मैं मेंस के लिए तो ये हिंदी के लिए तो पापा, जैसे मैं 1 घंटा पढ़ता था और शाम को पापा को ये मुहावरे विलोम शब्द ये सुना देता था। अच्छा। तो हाँ, ये मैंने 2 2 महीने बस ये किया हिंदी के लिए, कुछ अलग से ऐसा नहीं कि आज हिंदी पढ़ना है पूरे दिन। तो ये कंटिन्यूस प्रिपरेशन रही, मम्मी को या पापा को सुना देता था। और बाकी GS 5, 6 के लिए जो, जैसे 5 और 6 दोनों में 20, 21 सिलेबस पॉइंट्स हैं, उनको बस ऐसे चिपका दिया। और हर सिलेबस पॉइंट से, जैसे आपने सेग्रीगेट करके क्वेश्चंस दिए हुए थे 2018 से 23 तक के मेंस के, तो हम्म। उन क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अर्बनाइजेशन है तो उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा है, सेटलमेंट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा, और वो ही आया इस बार भी। तो 2 3 साल से रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह से मैंने एनालाइज किया कि 5 6 में हर सिलेबस 20 सिलेबस पॉइंट्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है, और उसके उस हिसाब से नोट्स बना लिए। मतलब अच्छा। क्वेश्चंस के बेसिस पे, क्योंकि मेरे पास इतना 5 6 मैं पहली बार ही पढ़ रहा था, इसके पहले मैंने पढ़ा नहीं था। तो इतना टाइम नहीं था कि मैं एक बार पढ़ूं फिर नोट्स बनाऊं फिर क्वेश्चंस लिखूं। तो मैंने क्वेश्चंस के बेसिस पे ही नोट्स बनाए और उन्हीं को बस रिवाइज किया है। तो मेरे बस 50 पेज के आसपास ही 5 6 के नोट्स थे, बहुत ही शॉर्ट में। और वो सिंस UPPCS एकदम 4 दिन में लगातार होता है, यूपीएससी की तरह नहीं है कि ऑप्शनल के पहले 3 4 दिन की छुट्टी हो। तो उसमें वो 50 पेज बहुत ही हेल्प किए, बस उसको एक बार पलट लिया रात को, और बहुत जल्दी काम हो गया था उससे। और आंसर राइटिंग वाले पार्ट में जैसे बहुत सारे बच्चे इस मेंस की जर्नी में फंस जाते हैं, मतलब कि वो देते ही रहते हैं मेंस, आपने भी देखा होगा, आपके भी आसपास में होंगे। यस। यूपीएससी में भी होता है बट यूपीएससी में थोड़ा कम होता है, बट पीसीएस में काफी ज्यादा होता है बिकॉज एज ज्यादा है। यूपीएससी के बाद उसके मेंस भी गिन लेते हैं यहाँ भी। तो वो जैसे कोई 4 मेंस लिखा होगा, कोई 6 मेंस लिखा होगा, करीब करीब 8 8 मेंस वाले बच्चे भी हैं जो लगातार उस साइकिल में फंस जाते हैं। यस सर। आप पहले बार में ही पास कर गए, कुछ तो हम्म। अलग होगा आपके लिखने के स्टाइल में कि जो वो नहीं लिख पा रहे होंगे। तो वो अगर यस 4 5 चीजें बताओ कि एक अच्छे आंसर में क्या होना चाहिए, कि भाई ये चीजें तो होनी चाहिए। सर, जैसे आपने जो पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर थीम पे प्रैक्टिस कराना शुरू किया था। तो उसके बाद एक दिमाग में एक वो फॉर्मेट सा बन गया था कि इंट्रोडक्शन 3 लाइन का, फिर उसके बाद कुछ ऐसा कुछ डायग्राम या ऐसा माइक्रो डायग्राम कुछ बनाना है, फिर हेडिंग डालनी है ऐसे, उसको ऐसे बॉक्स में करना है, इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। और फिर उसके बाद कंक्लूजन इस तरह से लिखना है। कहीं पे कुछ डायग्राम की पॉसिबिलिटी बन रही है, मैप की पॉसिबिलिटी बन रही है, कुछ डेटा वेटा डाल, जैसे मेंस में पॉइंट्स लिखा, छोटा उसकी हेडिंग डाल के, फिर उसी लाइन में मैक्स टू मैक्स सेकंड लाइन तक उसका पॉइंट जा रहा है, फिर एग्जांपल डाल के कुछ फैक्ट फिगर डाल दिया। तो ये एक मतलब वो दिमाग में एक वो मैप सा क्रिएट हो गया, फॉर्मेट बन गया। तो ये ऑलमोस्ट हर पेपर में और हर पेपर के हर क्वेश्चन में रहा। तो मेरे ख्याल से शायद ये फायदेमंद रहा है। अभी मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन जब मैंने 50 पेज अपने ऐसे पलटे तो मेरे को वो फॉर्मेट सेम दिखा। तो प्रेजेंटेशन ठीक थी, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है। तो उसमें मेरे ख्याल से जो इवेल्युएटर देखेगा, कंटेंट तो था, मतलब आई थिंक कंटेंट के बाद थोड़ा बहुत आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे दी है। तो उसमें जब वो देखता है तो आई थिंक वो हेल्प किया मेरे को। तो सारे जीएस के पेपर्स में ये था। ऐसे का तो इजी है, ऐसे में टॉपिक्स ऑलरेडी पता है, तो उसमें आपको एक ब्रॉड ब्रॉड आप पॉइंट्स लेके जाइए, जीएस की टॉपिक्स हैं वो, तो वो उससे हो जाता है। बाकी हिंदी तो पापा के साथ प्रैक्टिस चली रही थी, पापा मम्मी के साथ। तो देख, अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा तो कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है, बिकॉज इंग्लिश मीडियम बच्चे में जो जो आपने बताया ना वो एनालिसिस ठीक है, पेपर 5 है, 6 है, एथिक्स है, हिंदी है, यही डिफरेंशिएटर है।
उसमें यस। भी स्पेसिफिकली हिंदी। आई हैव सीन किड्स हिंदी में मतलब 40-40, 50-50 नंबर का डिफरेंस है। हाँ सर, वही है। 40-50 नंबर का डिफरेंस जब आ जाता है तो फिर तो मतलब बहुत ही गड़बड़ है। इतना तो मतलब इंटरव्यू में 20 नंबर पे सब मोटा मोटी समझ जाता है। बट हिंदी मुझे लगता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बच्चा ध्यान भी नहीं देता है और वो यस। प्रायोरिटी में भी नहीं होता है, लगता है संभाल लेंगे, बट वो मिस हो जाता है। वो एक मेजर चैलेंज रहता है। हिंदी की कुछ बुक्स वुक्स रेफर की थी क्या, कि या कोई किताब की जो बहुत बढ़िया आती है वो हिंदी की किताब? सर एक पीएन पांडे करके बुक थी, हाँ। उसके उससे पढ़ा था, लेकिन उसमें एक मुहावरे तो शायद 1400 मुहावरे थे, तो वो मैंने थोड़े से ही करके छोड़ दिया था। फिर एक एक पतली सी कोई बुक थी, उसका मेरे को ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा है, उससे मैंने पूरा किया था फिर। बुक का नाम तो याद नहीं है अभी, कोई हिंदी बात की। नहीं। सर। अच्छा ये बताओ, ये जो अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, हम्म। बिट्स का बच्चा है, जेपी मॉर्गन में जॉब किया है, तो कई बार ये जब ब्रांड्स या लेबल्स आपके साथ में लग जाते हैं ना, तो वो कभी कभी नुकसान देने लगते हैं जब आप एक खराब साइकिल के से गुजर रहे होते हो। तो हम्म। वो ऐसा दिमाग में बैठ गया था क्या, आसपास वालों ने कभी बोला हो कि अरे यार अच्छा काहे को नौकरी छोड़ी, वो बढ़िया नौकरी चल रही थी? आस पड़ोस वाले बोलने लग जाते हैं, घर वालों को बोलने लग जाते हैं, खुद को ही लगने लग जाता है। तो यस सर। was graduating from a good college and getting a good job was an asset for you, or it after a period of time it became a liability? सर एसेट शुरुआत में होता है कि कॉन्फिडेंस रहता है कि कुछ अचीव किया है, पहले तो ये भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। एक पॉइंट के बाद जैसे अपने साथ वालों को देखते हैं कि कुछ कुछ वो आगे बढ़ रहे हैं, जो सेम यूपीएससी वाले ही सर्कल में थे लोग, जो हमारे साथ ही कॉलेज के थे, या जिन्होंने रिजाइन करके किया ये सो, और उनको सक्सेस मिल रहा है और मेरा पहला स्टेज ही रुक जा रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा लगता है। बट फिर, और ये जो आप बोल रहे हैं कि जॉब छोड़ के, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा था मेरे से, कि आपने जॉब छोड़ दिया। मेरी सैलरी पूछी उन्होंने, फिर उसके बाद बोले कि आपने ये छोड़ दिया, आपने कहीं गलत स्टेप तो नहीं ले लिया। तो ये सब मतलब जॉब छोड़ने का नहीं आया था, बट ये था कि पहले इतना सक्सेस हुआ, अभी अचानक से पहले स्टेज पे ही फेलियर कैसे मिल रहा है। तो वो दिमाग में रहता है फिर। अ, उसमें वही सर, फिर फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करना, फिर खुद को समझाना कि भाई पहले किया हुआ है तो अभी भी कर सकते हैं। बस वो थोड़ा टेम्परामेंट सही रखना, ये यही है सर। और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने से ही मेरे को ख्याल से है, क्योंकि यूपीएससी में मेरे को लगता है कि मैंने बहुत प्रेशर ले लिया। जब एक बार नहीं हुआ, दो बार, तो हर बार मैं उसमें मोड में चला गया कि वापस से यही वही होगा वही होगा। बट यूपी पीसीएस में मैं इसको एज अ मॉक टाइप ही दे रहा था कि इट इज़ लाइक अ प्रैक्टिस फॉर यूपीएससी। ये मैंने फर्स्ट मतलब प्रीलिम्स में दिया था, फिर वो हो गया तो मेरे को लगा कि हाँ शायद वो फैक्टर वर्क किया है। मेंस में भी फिर मैंने ऐसे किया, इंटरव्यू भी मैं ऐसे किया कि मेरे को इंटरव्यू देने को मिल रहा है, तो इट शुड वर्क एज अ मॉक फॉर यूपीएससी, अगर मैं कल को वो होता हूँ तो उससे मेरा एक प्रेशर, अनड्यू प्रेशर है, वो हट गया, और अच्छा पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म किया फिर। इनमें थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूंगा मैं, बिकॉज ये तो ना प्रिस्क्रिप्टिव, हम भी बता देते हैं, आप भी बता देते हो, बट यस आप सर। उस फेज के थ्रू गुजरे हो। मतलब जो मैं बताता ना, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में फर्क है। मैं ऑब्जर्व बाहर खड़े होके कर सकता हूँ, बट मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ। तो आपने वो एक्सपीरियंस किया, आप वो जिए हो उस जिंदगी को। अब यस मैं सर। उसको ऐसे समझता हूँ कि देखो, रात को 9 बजे ना जब अपन टेबल पे अकेले बैठते हैं, तब हम एकदम अकेले रहते हैं। तब वो प्रेशर आपको खुद ही बियर करना है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, वो जो भी टाइम रहेगा उस पार्ट में। बहुत सारे बच्चे आजकल ऐसे हैं जो वो प्रेशर नहीं बियर कर पा रहे हैं, तो मतलब वो एक नेगेटिव जोन में चले ही जाते हैं। अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने में, सब बढ़िया, एग्जाम से पहले 15 दिन पहले गिव अप, अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, मुझसे हम्म। नहीं हो पाएगा, कैसे ही कुछ होगा। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टैलेंट, टैलेंटेड हैं, बट इट्स यस। अ क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड। तो वो एप्टीट्यूड अगर वो उनको इम्प्रूव करना है, तो अगर कुछ मतलब छोटा मोटा निटिग्रिटीज बता पाओ कि यार अगर आप ऐसे सोचते हो तो इसकी तरह सोचो, ये करते हो तो कुछ इस तरीके से करो, कुछ अगर 2-3 सजेशन वो दे पाओ, तो मुझे लग रहा है वो बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। सर जैसे मैंने एक एक दिमाग में आने लगता है कि कभी कभी कि जब नहीं होता है बहुत बार, तो दिमाग में आने लगता है कि फिर जिंदगी में कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं, मतलब क्या यही रहेगा, मतलब कुछ कुछ नौकरी लगेगी भी नहीं कि नहीं, जो छोड़ दिया वो वापस उस लेवल पे भी पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो ये आता है दिमाग में, बट उस टाइम पे यही है कि कुछ इतना तो है एप्टीट्यूड कैलिबर कि कुछ तो कर लेंगे। और जैसे उस टाइम पे जब पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो उनसे बात करें कि जैसे ऐसा दिमाग में आता है कब,
तो अपने अंदर ही रखेंगे ना तो वो बहुत नेगेटिव लूप में चले जाते हैं। ठीक है, और वो फीड करता है उसी लूप को, और यही फिर दिमाग में रहता है। तो उसमें जब पेरेंट्स से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो काफ़ी प्रेशर लाइट करता है। जैसे मेरे पापा हमेशा ऐसे कि भाई तेरे पे कभी कोई फोर्स नहीं किया कुछ, कि तेरे को तेरी बहन की शादी करनी है, ऐसा कुछ कुछ नहीं किया। तू चुपचाप पढ़ाई कर, तेरे को जब तक पढ़ना है तेरे को पढ़ाएंगे। तो वो एक प्रेशर हट जाता है फिर। ऑल्दो बीच बीच में आता है वो, तो उसमें खुद को वही बोलना पड़ता है कि इतने केपेबल हम हैं कि कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अभी ये टाइम है कि कुछ एक स्मॉल विंडो है जिसमें हम कुछ ट्राई करें लाइफ में आगे बढ़ने का। उसके बाद ये विंडो चला जाएगा तो रिग्रेट रहेगा कि यार ये विंडो छूट गया, इसमें कुछ कर सकते थे। तो सर वही है, मतलब खुद से सेल्फ टॉक करना, और फ्रेंड्स और फैमिली बस यही सर सपोर्ट करता है फिर। कुछ यार दोस्त पुराने कॉलेज वॉलेज वाले जो अच्छे हो, मतलब ऐसा सर्कल में दोनों तरीके के लोग रहते हैं, कुछ बहुत अच्छे रहते हैं जिन्होंने आपको हेल्प किया होगा, कुछ ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट किया होगा। दोनों तरीके के लोग मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं आसपास में। ऐसा नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं कि जिन्होंने डिमोटिवेट किया, कोई ऐसा जिसने कहा अरे इससे नहीं होगा। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ कि आप जो मोटिवेशन लेते हो ना, अलग अलग चीज आपको मोटिवेट कर देती है। तो एक बच्चा है, यूपी से ही है, आईएएस मिला उसको, वैभव नाम है उसका, उसका नाम ले लेते हैं, बढ़िया बच्चा है वो। हम्म। तो अब वो बोला कि मैं पूछा ऐसे ये क्वेश्चन तो जनरल रहते हैं क्या हुआ, बोले सर मैं ज्यादा था पार्क में घूमने के लिए, वहां माली था। मैं उस हम्म। माली को बोला भाई ये पौधे सूख रहे हैं, इनको पानी क्यों नहीं डालता है? उसने मुझे खदेड़ दिया। तो वो मेरा एक मोटिवेशन बना कि यार मतलब मैं, मेरे को दिख रहा है वो खराब है, माली तक मुझे नहीं गिन रहा है। तो हाँ। ऐसे ही कुछ तो होंगे जो जिन्होंने ऐसा इंस्टेंसेस हुए होंगे आपकी जिंदगी में भी, हर किसी के में भी होते हैं कि यार ये वाला पार्ट अगर मैं सही होता तो शायद ठीक कर लेता। वो एक पुश फैक्टर या एक फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपने जॉब छोड़ा होगा। अदरवाइज अगर सिर्फ पैसा पैसा मोटिवेट करता तो मुझे हम्म। लग रहा है जेपी मॉर्गन या किसी भी और अच्छे उसमें काम करते तो ज्यादा होता। सो देयर हैज टू बी समथिंग मोर देन मनी विच जैसे मोटिवेटेड टू क्विट दैट प्राइवेट सेक्टर एंड एंटरिंग इनटू दिस। ऐसा कुछ इंसिडेंट या ऐसा कुछ सर मोटिवेशन? इंसिडेंट, इंसिडेंट तो नहीं, लेकिन एक ऐसा था कि सर जब मैं कॉलेज में था तो मैं एनजीओ में था एक। तो वहाँ पे सर साइकिल से 4 किलोमीटर जाके बच्चों को पढ़ाना एक बस्ती में, और मतलब छोटे छोटे प्रोग्राम कराना। फिर एक टाइम ऐसा था जब वो बच्चे, जब हम लोग ने शुरू किया था ये करना, तो बच्चे है क्या, जब हम लोग आते थे तो हमारे ऊपर मिट्टी और ये पत्थर ये सब फेंकते थे। उनको पढ़ना वढ़ना नहीं होता था। बट हाँ। 1 2 3 साल के बाद ऐसा हुआ कि उनको टाइम पता चल गया कि 4:30 बजे भैया दीदी आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। वो ऑटोमेटिकली जमीन पे अपना मैट और टेबल वो लगा के और बैठे रहते, मिलते थे हमें, और कॉपी किताब खोल के। ये टाइम आया। तो सर ये जो छोटे छोटे ग्राउंड लेवल पे मैंने चेंज देखे ना, तो ये जब मैं 15 महीने जब मैंने काम किया जेपी मॉर्गन में, तो सर ये मुझे नहीं देखने को मिला। जैसे मैंने कोई कोड चेंज किया, और नेटफ्लिक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं या हार्ले डेविडसन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्रिसमस बोनस मिला। सर वो मुझे दिख नहीं रहा सर, वो मुझे कोई खुशी नहीं दिख रही, कोई चेंज नहीं दिख रहा। मैंने कोड चेंज किया बस, और कोड में वर्स बस मतलब कि फंक्शनैलिटी चेंज होती दिख रही है सॉफ्टवेयर में, बस उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। इधर मेरे को वो छोटी चीज़ है उसके कंपैरिजन में, बट स्टिल मेरे को वो दिख रहा था कि मैंने ये किया तो ये चेंज दिख रहा है। तो थोड़े टाइम बाद जब मैंने काम किया तो मेरे को लगा कि 30 40 साल तो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी मैं, 1 1.5 साल में ही मेरी हालत खराब हो गई है। मेरे को कुछ मोटिवेशन ही लग ही नहीं रहा ये करने कंटिन्यू करने का। तो तब जाके मैंने ये छोड़ा था कि भले ही वो एक छोटा चेंज करना है, बट कुछ वो दिखे और वो एक सेटिस्फेक्शन है कि तुमने कुछ चेंज किया है। ये सर एक मोटिवेटिंग फैक्टर था छोड़ने का। मतलब इस इससे तो मैं पर्सनली भी रिलेट, आई एम आल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वर्क विद इन्फोसिस फॉर क्वाइट सम टाइम एंड फाइनली डिसाइडेड मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ूंगा इसको। तो यस वो सर। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो ना वो चेंज, जैसे हमारे भी सीयर्स के मार्ट और ये सारे क्लाइंट थे, यूएस बेस्ड क्लाइंट थे। तो यस सर। वही है, वो आप कोड चेंज कर रहे हो, वो कहीं जा रहा है और वो कहीं टेस्टिंग होते हुए कहीं कहीं निकल जाता है और वो कुछ समझ ही हाँ नहीं आता उसमें कि अच्छा ठीक है। हाँ बाद में 6 महीने बाद, एक क्वार्टर बाद मेल आता है कि अच्छा ठीक है इस टीम ने बहुत अच्छा किया, उससे वो $30 मिलियन का उसका रेवेन्यू बढ़ गया है एंड समथिंग। सो वो विजिबल चेंजेस नहीं आते हैं। इट इज गुड दैट यू हैव डिसाइडेड, बट अगेन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग कि एक अच्छी जॉब छोड़ के अच्छे कॉलेज, बिकॉज वो ना फिर 6 7 साल जुड़ जाते हैं एक साथ। फिर हाँ वो सर। क्वेश्चन में ये नहीं आता जॉब छोड़ा है, ये क्वेश्चन में आता है 7 साल इतना बढ़िया किया और उन 7 इयर्स के बाद में उसकी भरपाई कैसे करेंगे, व्हाट इफ वी यस विल सर। नॉट एबल टू क्लियर इट। यस वो सर। मल्टीपल थॉट्स आते हैं, और खास तौर से अब यूपीएससी अगर थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है तो हाँ उसमें तो रहता है।
तो आप अगर आप अब अगर मैं 2-3 साल आप पुराने चले जाऊं, और आप 2 दिन हो गए जैसे रिजल्ट आए हुए अप्रोक्सीमेटली, तो आपने दोनों फेज देख लिया है कि अच्छा ठीक है ये भी होता है, ये भी एक अच्छी परीक्षा है, पास करोगे तो ठीक है, प्रतिष्ठा यस। अच्छी है, अच्छा सम्मान रिस्पेक्ट बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो अगर 3 साल पहले वाले होते और अगर यूपीपीसीएस सेम होता, हम्म। क्या देते हैं आप उसको अटेम्प्ट करते उस टाइम पे? सर फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं करता। फर्स्ट में तो एटलीस्ट दो दो साल 2 अटेम्प्ट तो मैंने प्योरली यूपीएससी को ही दिए थे, कि फुल हम्म। फोकस यूपीएससी को। फिर हम्म। उसके बाद मैं 2 अटेम्प्ट के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत शिफ्ट होना शुरू किया था, जब 2023 का अटेम्प्ट हुआ था और उसमें एकदम से वॉलेटाइल चेंज आया था क्वेश्चन के पूछने के तरीके में। तो हम्म। मेरे को उस टाइम लगा कि ऐसा पढ़ने का भी कुछ बहुत ज़्यादा फायदा लग नहीं रहा है, कि आप पढ़ के कुछ और कुछ जाओ, पूछ कुछ और ही रहे। तो मैंने फिर आरबीआई ग्रेड बी और ये सब भी देना शुरू कर दिया था। हाँ। लेकिन सर फिर इस बार थोड़े दिन पहले से ही मेरी सर यहाँ पे सोनभद्र में ही सोनभद्र में तो है, मेरे को आइडिया नहीं कहाँ पर अभी वो 2019 या 18 बैच में जागृति अवस्थी जो है, एक आईएएस, हम्म। सर उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप अभी एक ही चीज़ पे फोकस करो, या तो यूपीपीसीएस दे रहे हो तो यूपीपीसीएस पे करो, या यूपीएससी पे करो, यूपीएससी कर रहे हो तो उस पर ही फोकस करो। तो सर उसके बाद फिर मैंने वापस जो पिछले साल बस मैं दे रहा था, ये भी एग्ज़ाम है ईपीएफओ का, ये भी भर दिया, आरबीआई का निकला फॉर्म उसका भी भर दिया, तो ये मैंने ख़त्म करके फिर यूपीसी प्री भी स्किप करके प्रॉपर यूपीपीसीएस में फोकस किया। फिर इस साल यूपीपीसीएस का मेरे को वो मैंने हल्का कैलकुलेट किया कि पिछले साल कितने महीने के बाद ये रिजल्ट आया, फिर मेंस हुआ ये वो, तो मेरे को लगा इस बार भी वापस वही ओवरलैप हो सकता है, 1 महीने का गैप आ रहा है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब स्किप नहीं करना है, यूपीएससी को ही देना है। तो यूपीएससी को ही फोकस बना के इस बार करा है फिर। हाँ यार, एक साल में ना एक ही इतना कंपटीशन है मार्केट के अंदर कि अगर हम सोचें कि हम एक साल में 2-3 एग्जाम निकाल लेंगे, या तो फिर वो होगा 6-7 साल बाद। जैसे वो है कुछ पॉसिबल नहीं बच्चे है जो मतलब निकलते हैं और फिर आयोग ने 6 महीने बाद रिजल्ट दिया जो इस साल नहीं देना था, अदरवाइज मेरा भी यही मानना है कि आप एक साल में एक ही एग्जाम पास कर सकते हो, आप दे भले ही कितने सकते हो, हाँ बट सर। अगर आपको सक्सेस लेके आना है किसी में भी, तो वो आप एक साल में एक ही एग्जाम पास हो पाए, फिर आप नेक्स्ट ईयर जा सकते हो, बट एक साल में एक एग्जाम ही होता है। या कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया ना, किसी को ऐसे दे नहीं सकते कि 1 महीना पढ़ के ये भी पेपर दे दिया, आरबीआई का दे दिया सर, उसमें भी ना लोग केवल उसको फोकस बना के पढ़ रहे हैं सर, हाँ हाँ। और उनसे डायरेक्ट कंपटीशन बहुत, आप फिर पीछे हो जाते हो। उसका फेज 2 वाला पार्ट वो डिफिकल्ट आता है, इट्स यस नॉट सर, बहुत इजी। डिफिकल्ट है। सर 5-5 नंबर तो कट ऑफ जा रही है उसकी 30 में से यार, यस यस यस। इट्स वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम देते थे, तो हमें पता है कि हाँ वो एक अलग फीस है, वो अगर आरबीआई ग्रेड भी देना है तो आरबीआई, हाँ उसके साथ तुम नबार्ड दे सकते हो, सेबी दे सकते हो जो एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट के हाँ हैं। हाँ। हो सकता है आप एसबीआई पीओ दे सकते हो जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट उसके साथ आप पीसीएस नहीं दे सकते हो। नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं कर सकते। तो अगर वो है, बट वो बच्चे को थोड़ा समझ नहीं आता, थोड़ा ना ऐसा मोड और मीडियम ऐसा चल रहा होता है कि बस 3 साल हो गए हैं, अब एग्जाम दे हाँ। दूंगा तो पास हो जाऊंगा। यस सर, तो यस वो सर। थोड़ा सा फेज मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। यस सर। तो अब इसकी ज्वाइनिंग तो थोड़े दिनों में आएगी, टाइमिंग है उस ज्वाइनिंग वाले पार्ट में। तभी हम्म। वापस दिल्ली आओगे तो फिर वापस यूपीएससी पढ़ेंगे और फिर मेंस लिखेंगे होपफुली, तब तक ज्वाइनिंग आएगी, हुआ तो कुछ पोस्टपोन करा सकते हैं इसमें थोड़ा हाँ बहुत। सर। तो हम्म। कमिंग बैक अगेन टू वापस ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियां। यस सर, वापस से। तो वापस मिलते हैं भाई, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ मिलते हैं। यस ऑल सर, द ठीक। वेरी बेस्ट। थैंक यू आपका सो सपोर्ट मच चाहिए सर इस बार गाइडिंग। यूपीएससी के लिए। ठीक है भाई, ओके, थैंक्स बेटा। थैंक ओके यू भाई। सर।